नमस्कार सभी को। दोस्तों, शुक्रवार को न्यायपालिका की तरफ से एक के बाद एक झटके लगे हैं बीजेपी को। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जहां एक तरफ केजरीवाल साहब शराब घोटाले में बाइज्जत बरी हो गए, वो पूरा केस ही खत्म हो गया, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर भी रोक लग गया है। तो शंकराचार्य वाला मामला तो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर ही रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे केजरीवाल साहब की रिहाई की। खबर आपने सुन ली होगी, लेकिन इस खबर के अंदर की जो परत है कि क्या ये वाकई में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है या उल्टा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो अभी हमें डायरेक्ट दिख नहीं रहा है। ये एक वरदान है बीजेपी के लिए और सरदर्द तो दरअसल कांग्रेस के लिए है। इसके अलावा गोदी मीडिया ने जिस बेशर्मी के साथ प्रोपोगेंडा चलाया था केजरीवाल के खिलाफ, अब उनकी रिहाई के बाद क्या वो माफी मांगेगा? और दिल्ली की जनता को जिस तरीके से बरगलाया गया, एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, कोर्ट में वो टिक नहीं सका, एक सेकंड नहीं टिक सका, पूरा मामला ही फैब्रिकेटेड लग रहा था। तो क्या इस स्थिति में दिल्ली के चुनाव को वैलिड मानना चाहिए? आइए सारे मसले को सिलसिलेवार ढंग से बहुत आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या है? दिल्ली का शराब घोटाला, जिसके साए में पूरा का पूरा दिल्ली का चुनाव पलट गया और केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री लगभग 6 महीने से ज्यादा जेल में काटना पड़ा। और केवल उन्हीं को नहीं, उनके कई मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब महीनों सालों जेल काट चुके हैं। अब उस पूरे मामले को अदालत ने सबूतों के अभाव में एक सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बीआरएस के नेता के कविता समेत सभी के सभी 23 आरोपी को इस केस में पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ना केवल इनको आजाद किया गया है, बल्कि कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को बुरी तरीके से फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये पूरी जांच प्री मेडिटेटेड और कोरियोग्राफ्ड है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने करीब 598 पन्नों का एक लंबा चौड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि जो आपराधिक साजिश होता है उसको साबित करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। और अदालत की सबसे बड़ी टिप्पणी ये है कि जो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जिसने ये पूरा फाइल तैयार किया था, उसके ऊपर जज साहब ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाने का आदेश दिया है। क्योंकि जज साहब का मानना यह है कि जांच अधिकारी ने बिना किसी ठोस सबूत के केवल अनुमान के आधार पे ये पूरा का पूरा केस गढ़ा है और इतने सारे लोगों को आरोपी बना दिया। और जज साहब का ये फैसला इसीलिए बहुत ऐतिहासिक भी माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है, खासतौर पे इस दौर में, कि जांच अधिकारी के खिलाफ कोर्ट ने कोई कार्रवाई की हो। जनरली उनको फटकार लगा के छोड़ दिया जाता है। और यही रीजन है कि इस तरीके के जो फैब्रिकेटेड केसेस हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि अधिकारी को खुला हैंड होता था, उनके ऊपर तो कुछ होता नहीं था। लेकिन ये फैसला अपने आप में अधिकारियों के अंदर भी एक डर डालेगा कि अगर वो बहुत गलत तरीके से कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, फाइल बनाते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, जो शराब घोटाला वाला मामला था, इसमें केस सीबीआई और ईडी दोनों का था। सीबीआई इसमें भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश की जांच कर रही थी, वहीं ईडी इसी बेसिस पे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। और अब क्योंकि अदालत ने सीबीआई का जो चार्जशीट था उसको खारिज कर दिया, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग या ईडी का जो केस था, वो इसी सीबीआई के केस पे बेस्ड था। तो वो भी अपने आप गिर जाता है, क्योंकि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका आधार खत्म हो गया। तो आई गेस अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोर्ट ने साफ साफ देखा कि सीबीआई को ना तो एक पैसा मिला, ना कोई मनी ट्रेल, ना कोई सीधा ऐसा गवाह जो बिना किसी दबाव के बोल रहा हो। केवल और केवल सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पे कोर्ट कोई जजमेंट नहीं दे सकती है, उसको एक कमजोर कड़ी माना जाता है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी जो इनके अगेंस्ट प्रूव हो सके। तो अब सवाल ये है कि जब कोई केस बनता ही नहीं था, तो केजरीवाल, जो कि उस समय के सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनको 170 दिन जेल में रखना, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत और सभी लोगों को साल साल, 2-2 साल जेल में रखना, इसका हिसाब कैसे होगा? और क्या इसके लिए मौजूदा सरकार को, जिनके अंडर में ईडी सीबीआई काम कर रही है, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? हालांकि वो नहीं मांगेंगे, ये हम सबको पता है, लेकिन सवाल तो बनता है। और सवाल इस फैसले की टाइमिंग पे भी उठ रहा है, क्योंकि देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि किसी भी कोई अच्छी खबर आ जाती है, कोई न्याय संगत फैसला भी होता है, तो भी उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स छिपी होती है, ऐसा आभास होने लगता है। अब यहाँ पे क्या आभास हो रहा है कि क्या केजरीवाल को बरी इसलिए किया गया है क्योंकि इस आरोप से बीजेपी को जो फायदा होना था दिल्ली में, वो हो चुका है। दिल्ली में उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब केजरीवाल सही हो, बाइज्जत बरी हो जाए, गलत हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 5 साल के लिए रेखा गुप्ता तो दिल्ली की गद्दी पे बैठ चुकी हैं। अब सवाल ये है कि अगला बेस्ट यूज बीजेपी के लिए केजरीवाल का क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है कि वो कांग्रेस को मैक्सिमम डैमेज करें। और ये चीज हमने देखा भी है कि किस तरीके से गुजरात का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, जहां जहां पे भी कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस डायरेक्ट फाइट देती है बीजेपी को, अपनी सरकार वहां पे बना सकती है, वहां पे केजरीवाल साहब उतर जाते हैं और कांग्रेस की सीट में ठीक ठाक सेंध लगाते हैं। क्योंकि जितना भी एंटी बीजेपी वोट है, वो जितना ज्यादा बटेगा, उतना ही बीजेपी को फायदा होगा।
तो इसीलिए इस केस की टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आते ही केजरीवाल साहब कितने कट्टर ईमानदार हैं, उनकी पार्टी कितना कट्टर ईमानदार है, ये सारी बातें बोलना शुरू कर चुके हैं और ये उनका बोलना बनता भी है क्योंकि इतने बड़े केस में बरी हुए हैं। लेकिन अगर हम इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। पहले असम में, फिर पंजाब में, फिर गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और इन सारी जगहों पे बीजेपी के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुँचाएगा, वो आम आदमी पार्टी है। और ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब की बात करें तो बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है कि पंजाब में कांग्रेस धीरे-धीरे अपना ज़मीन वापस पा रही है। लेकिन अब जब इस फैसले के बाद केजरीवाल अपनी कट्टर ईमानदार का तमगा लेकर पंजाब की गलियों में उतरेंगे, तो वो कांग्रेस का जो एंटी बीजेपी वोट है, उसमें ज़बरदस्त सेंधमारी करेंगे। अब देखिए बीजेपी का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कांग्रेस को मैक्सिमम कमज़ोर रखना, क्योंकि अगर केंद्र में बीजेपी को कोई रिप्लेस करेगा, तो वो कांग्रेस ही है। तो आम आदमी पार्टी हो या बाकी विपक्षी दल हो, अगर वो 1-2 राज्य जीत भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बस कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए और जब से विपक्ष लगातार हमलावर होके मोदी जी को घेर रहा है, तब से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को कई खेमों में बाँट दें, ताकि कांग्रेस अकेली पड़ जाए, अलग-थलग पड़ जाए और कुल मिला-जुला के जो केंद्र में इनकी सत्ता है, उस पे कोई खतरा ना आए। उसके लिए भले ही 1-2 राज्य की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। खैर केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया और जो उनको पॉलिटिकल नुकसान हुआ है, वो बहुत गलत है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए 2014 में यही काम कांग्रेस के खिलाफ भी किया गया था। चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कोल स्कैम हो, आज तक इस पे किसी को भी सज़ा हुआ है, सब बाइज्जत बरी हुए। लेकिन उस वक़्त की मनमोहन सरकार को पूरी तरीके से करप्ट घोषित किया गया और उसके बाद अन्ना आंदोलन के चेहरे के तौर पे केजरीवाल साहब उभरे थे। तो भले ही 2G घोटाला घोटाला साबित ही नहीं हुआ, कोल स्कैम में कोई स्कैम मिला ही नहीं, लेकिन जो कांग्रेस को, मौजूदा सरकार को नुकसान होना था, वो तो हो गया। केंद्र की सत्ता उनके हाथ से निकल गई, मोदी युग की शुरुआत हो गई। तो बस वही कहानी आज रिवर्स गियर में चली है। केजरीवाल साहब को करप्ट बताकर जेल भेजा गया। अब चुनाव हो गया, केजरीवाल साहब के हाथ से सत्ता चली गई, भले ही वो बरी हो गए, सारे आरोप निराधार साबित हुए, लेकिन जो हाल कांग्रेस के साथ हुआ था, वही हाल केजरीवाल के साथ यहाँ पे हुआ है। खैर बॉटम लाइन ये है कि यमुना में बहुत पानी बह गया। अब सवाल बस ये है कि आगे क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? क्या ये केजरीवाल की सच्चाई की जीत है या एक बड़े राजनीतिक खेल का ये एक छोटा-सा दाँव है, जिससे कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके? क्योंकि यहाँ पे सही और गलत बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है टाइमिंग, मायने रखता है परसेप्शन और उस आधार पे आप इस मामले को कैसे देखते हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।